नमस्कार बच्चों। आज हम संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। यानी संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्री परिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। यानी भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। देखिए, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, आप जानते हैं, और वहाँ पर कार्यपालिका का जो वैधानिक प्रधान है वो वास्तविक प्रधान भी होता है। यानी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो राज्य भी करता है और शासन भी करता है। लेकिन भारत में ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। यानी राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। राष्ट्रपति पद की यदि हम योग्यताओं के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे तो देखिए, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी होगा, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सभा से रिक्त समझा जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य वेतनभोगी पद ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए, राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल स्कूल है, राष्ट्रपति के इलेक्टोरल स्कूल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और जो संवैधानिक संशोधन 70वां जो हुआ है उसके अंतर्गत संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो पद्धति है उसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति को चुना गया है। उसके आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति है ये। राष्ट्रपति के इम्यूनिटीज़ जो हैं, उसकी उन्मुक्तियां जो हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करें तो मैं बतलाना चाहूँगी कि उसको कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं पद से संबंधित। अपने पद के अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो कोई भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि भारतीय संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट ही जारी किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा क्लेम हो तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल यदि हम देखें तो कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि वो शेष अवधि के लिए उसका निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, हम जानते हैं, किंतु भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 61 है उसके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का यदि उल्लंघन किया जाता है तो संविधान में ही पद्धति इस प्रकार की दी हुई है, इस प्रकार की व्यवस्था है कि उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है और उसको पद से हटाया जा सकता है। देखिए, महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है उस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि महाभियोग जो लगाया जाता है
उसके लिए संसद का जो प्रत्येक सदन है, दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग संबंधी जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जा सकती है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाला जो सदन है उसकी समस्त संख्या के जो 1/4 सदस्य हैं वो पहले उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उनको हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाला जो सदन है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, और यदि वह सदन फिर से 2/3 सदस्यों द्वारा उसको स्वीकृत कर दे तो फिर उसके उपरांत भारतीय संसद के द्वितीय सदन में भेज दिया जाएगा। दूसरा सदन इस अभियोग की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक समिति भी नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित हो या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा और प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी उस समय तक आसीन रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करता। मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग की स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव 6 माह के अंदर अंदर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए, और नया जो राष्ट्रपति बनेगा वो भी फिर 5 वर्ष की अवधि के लिए ही होगा। जब तक वह नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता तो उस समय तक फिर भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो उसके पद पर कार्य करता है। देखिए, अब हम राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो उसके कार्य और शक्तियां हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम बता सकते हैं कि राष्ट्रपति की सारी जो शक्तियां उसको प्राप्त हैं उसमें उसकी सामान्यकालीन शक्तियां हैं जो सामान्य परिस्थितियों में वह इस्तेमाल करता है, और दूसरी होती हैं उसकी इमरजेंसी पावर्स, संकटकालीन शक्तियां। देखिए, जो साधारण शक्तियां हैं या जो सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उन शक्तियों में राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, यानी संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और इन शक्तियों का प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कर सकता है, जैसा हमने पहले भी उल्लेख किया था। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। संविधान का जो आर्टिकल 53 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके माने जाएंगे। उसे संघीय शासन से संबंधित सभी मामलों में सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है, और प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी मामलों के विषय में सूचना समय समय पर देता रहे, जिसके बारे में कि राष्ट्रपति सूचनाएं मांगता है। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति से संबंधित, देखिए, भारतीय राष्ट्रपति चूँकि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष है तो भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की वो नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, उसकी सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य, और विदेशों में राजदूत। इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति अन्य भी प्रशासनिक जो आयोग हैं उनकी भी नियुक्ति का अधिकार उसको प्राप्त है, जैसे अंतर्राज्य परिषद है हमारे यहाँ, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, राजभाषा आयोग है, तथा पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार संबंधी जो आयोग हैं, जहाँ पर इनके भी आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादी, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त है। हालांकि इनके पदच्युति से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का ही उसको पालन राष्ट्रपति को भी करना पड़ता है, लेकिन उनको ये शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही की जाती है व्यवहार में। सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन करते समय अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन देखिए, जब लोकसभा चुनाव में कोई जनादेश स्पष्ट नहीं हो या कोई आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए
और लोकसभा में कोई दलीय स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो फिर प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे बच्चों विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। संसद के दोनों जो सदन हैं उनकी वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियाँ और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में वो नियम बना सकता है। और कुछ अन्य अधिकारियों के और कुछ प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती है। इसी तरह से संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित और समन्वित करे। समन्वित नीति तथा राज्यों के जो पारस्परिक विवाद हैं उनको निपटाने के संबंध में राष्ट्रपति परामर्श देता है और परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाता है और वह किन्हीं संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप भी सकता है। संघीय क्षेत्रों के जो प्रशासन है उसका उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर होता है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व, भारतीय संघ का चूँकि वैधानिक प्रमुख है तो इसलिए राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों और कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति करता है, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व कूटनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकार भी करता है। जहाँ तक विदेशों से संधियाँ और समझौते करने का संबंध है, यद्यपि ये संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से तो किए जाते हैं, किंतु इस संबंध में जो वास्तविक पहल है वो मंत्रियों के हाथ में ही रहती है और इन संधियों एवं समझौतों का संसद के द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में यदि हम देखें तो भारतीय राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। इस प्रकार का प्रयोग, इस अधिकार का जो प्रयोग है वह कानून के अनुसार करता है। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनाकर संविधान ने सदैव के लिए निश्चित कर दिया है कि सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी। प्रतिरक्षा सेना, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्तियाँ केवल संसद को प्राप्त हैं। अतः भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। ये व्यवहारिक स्थिति है और इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति से काफ़ी कम हैं, क्योंकि अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा तो सेनाओं को युद्ध स्थल में भेजने का कार्य भी किया जाता है। अब हम लेंगे नेक्स्ट विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है, भारत की संसद का भी अभिन्न अंग माना जाता है और इस रूप में उसके पास बहुत सारी विधायी क्षेत्र के अंतर्गत शक्तियाँ भी उसको प्राप्त हो जाती हैं। विधायी क्षेत्र के अंतर्गत देखिए, जो राष्ट्रपति है उसको विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित शक्तियाँ जो प्राप्त हैं उसमें वो संसद का अधिवेशन बुला सकता है और उसी के द्वारा संसद का सत्रावसान भी होता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच यदि मतभेद हो जाता है तो फिर उन दोनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, राष्ट्रपति को राज्यसभा में के जो 12 सदस्य हैं उनको मनोनीत करने का भी अधिकार है, जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। लोकसभा के जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य हैं उनको भी राष्ट्रपति ही मनोनीत कर सकता है। इसी तरह विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग उसको प्राप्त है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक, जो हर विधेयक है वो राष्ट्रपति के सामने उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ये हम जानते हैं, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून का रूप ग्रहण करता है। देखिए, वह विधेयक को अपनी इच्छानुसार स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है। साधारण विधेयक को तो कुछ सुझावों के साथ वह पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा बिना संशोधन के भी यदि वापस पारित हो जाता है और फिर वो राष्ट्रपति के पास दूसरी बार जाता है तो फिर राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी ही होती है। तो यानी इस प्रकार राष्ट्रपति की जो निषेधाधिकारी शक्ति है वो अंतिम नहीं है। अब हम नेक्स्ट लेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
जिस समय भारत की संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पास किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता एवं प्रभाव प्राप्त होता है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्यों के संबंध में विधायिका शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति को राज्यों के विधानमंडल के संबंध में भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जैसे यदि कोई राज्य जो है निम्नलिखित कुछ विषय हैं उस पर यदि अधिनियम बनाना चाहता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही वो लागू होते हैं। जैसे राज्य द्वारा अपनी संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए जो अधिनियम हैं, वे अधिनियम जो ऐसे विषयों पर निर्मित किए गए हैं जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है और जिनका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध है, या कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले जो विधेयक हैं उसके संबंध में। किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले कोई विधेयक हैं तो उसको भी राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। अब हम लेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के जो दोनों सदन हैं उसके समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित विवरण रखवाएगा।